दो वेक्टर लिखता हूँ, वेक्टर ए और तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बाद कुछ उसको क्विकली रिकैप करना है, आंसर सोचते रहना, आंसर इमीडिएटली बता देना है। और ये दूसरा वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। अगर ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वर्टिकल लाइन जो है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड कोई बता सकता है? कोई का आंसर? मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ द वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म में ये लिखा था, कंपोनेंट फॉर्म अगर याद होगा तो जो वेक्टर आर था, वेक्टर आर इज इक्वल टू का एक्स कंपोनेंट होगा आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट होगा जे कैप। तो जो मैग्नीट्यूड था वो था स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये जो नोट्स है इसी को सर बार रूट बार, टू। हाँ, नोट्स जो है उसी को बार बार पढ़ना है, उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है कुछ खास। बस थोड़ा सा बिल्कुल न्यू है तो कुछ लोग सोचते होंगे क्या है, तो बस इसको डरना नहीं है। तो ये हो जाएगा 1, तो जो कंपोनेंट होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2। वेक्टर बी में भी सेम, वेक्टर बी में भी सेम 1 प्लस 1, ये -1 है, इसका कंपोनेंट -1 है, ये हो जाएगा √2। अब ये वेक्टर्स जो है, इन वेक्टर को हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से सुनोगे भाई, अब थोड़ा सा अटेंशन बढ़ाओ। इनको जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है वो एरो से डिनोट करना है इसमें। तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसके कंपोनेंट्स अगर हमें नोन है तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब क्या है कि अगर ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो 1 मीटर पर सेकंड होगा, अगर ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो 1 न्यूटन होगा। तो ये 1 यूनिट है, x जो है पॉजिटिव है 1। अब ये क्या है, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है तो y कंपोनेंट भी 1 है, तो प्लस ये हो जाएगा y कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट हो जाएगा i कैप प्लस j कैप, ये हो जाएगा वेक्टर a। अब ज्योमेट्री से यहाँ पे देखोगे कि ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगा। तो अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लेंथ बताते हैं वेक्टर की, डायरेक्शन तो एरो से डिनोट कर रहे हैं। ये एंगल अगर फाइंड करना हो थीटा, तो जनरली क्या है, tan थीटा फाइंड करते हैं। क्या tan थीटा के अलावा भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू y/x मतलब 1/1, तो ये आ जाएगा 1। अगर याद करोगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। अगर b को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो b को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये b के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। अब i कैप, इसका x कंपोनेंट है i कैप, y कंपोनेंट है -1, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। ये कितना है, 1 है, ये कितना है, ये भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो जो वेक्टर b हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड क्या हो, ये है वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर बी का। तो दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन हैं, ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल। तो ये क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ही कंपोनेंट के फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये था, इतना था। अब इसके ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ये रेक्टेंगुलर, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछा जाए, किसी कोई भी आंसर अगर देगा, चलो आंसर ठीक है बाद में पूछूंगा, तो ये कंपोनेंट्स हैं। अब मान लो दो से ज़्यादा, अब हमें मान लो वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर को ऐड करना है, तो वेक्टर के लिए ऐड करने के लिए हम जानते हैं कि वेक्टर को ऐड करते हैं तो पॉलीगन लॉ या ट्रायंगल लॉ है। अब ध्यान से देखोगे भाई, ध्यान से, कि दो वेक्टर हमें ऐड करना है, वेक्टर ए है,
वेक्टर ए लिख लेते हैं, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ हम जानते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 आई कैप, थोड़ा सा अटेंटिव, बस ये ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हो जाएंगे, x1 y1 जे कैप, वेक्टर बी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। अब अगर हमें फाइंड करना है व्हाट इज वेक्टर सी, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐड करना है। तो इसको क्या करते हैं कि ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के लिए हम ट्रायंगल लॉ जानते हैं या पैरेललोग्राम लॉ, मोस्टली जो है वो पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करते हैं। तो मान लिया कि पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे ड्रॉ किया, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो पहले ज्योमेट्रिकली तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ से देखो कि ये हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए। वेक्टर ए कैसा है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए। वेक्टर ए में ये क्या बता रहा है, ये है वेक्टर, ये लेंथ होगी x1, ये लेंथ हो जाएगी y1। अब इसके बाद सम वेक्टर बी, तो वेक्टर बी अगर ऐड करना है तो वेक्टर ए कैसे ऐड करते थे, एक सेम ऑर्डर में ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ट्रायंगल में, तो हम इसको सेम से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर बी मान लिया, इसके हेड पे यहाँ से वेक्टर बी। अब वेक्टर बी को थोड़ा ध्यान से सोचोगे, दिमाग को एक्टिव रखते हुए सोचोगे, नींद में नहीं रहोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा अभी x2, इस वेक्टर का x कंपोनेंट, ये हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2, ये लेंथ, सिर्फ ये लेंथ, ये होगा y2। जो वेक्टर c होगा, वेक्टर c, ये वेक्टर c, वेक्टर c का टोटल x कंपोनेंट क्या होगा, वो वेक्टर c का टोटल x कंपोनेंट यही होगा, यहां से यहां तक। और ये कितना है, वेक्टर a का x कंपोनेंट प्लस वेक्टर b का x कंपोनेंट। तो ये जो वेक्टर c का x कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2, और वेक्टर c का जो y कंपोनेंट होगा दिस प्लस दिस, मतलब ये हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो अब अगर हमें वेक्टर c लिखना है तो वेक्टर c इज इक्वल टू x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप। मतलब क्या हुआ, क्या इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो बहुत सिंपल चीज है, x को x के साथ ऐड करो, y के y के साथ ऐड कर दो, डायरेक्ट कंपोनेंट फॉर्म में, बिल्कुल आसान है। कहीं कुछ मैग्नीट्यूड वैग्नीट्यूड ये सब कुछ लेना नहीं है, सीधा सीधा ये है, रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है तो सारे i कंपोनेंट को एक साथ, j कंपोनेंट को एक साथ, और अगर कुछ k कंपोनेंट भी होगा, z के अलॉन्ग भी कोई कंपोनेंट होगा तो उसको भी उसके साथ एक साथ ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ऐड करना बिल्कुल ईजी है, आई बात समझ में। जैसे मान लो हमें दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, तो वेक्टर को उस फॉर्म में लिखना तो होगा, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना होगा, x कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, y कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, हो गया रिजल्टेंट। जैसे मान लो दिया हुआ है फाइंड द वेक्टर a, वे इज इक्वल टू i प्लस j, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i, या ऐसे लिख सकते हैं i माइनस 2j, 2j व्हाट इज द वेक्टर a प्लस b। अभी पता है कि कंपोनेंट वाइज ऐड कर देना है सीधे सीधे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये हो जाएगा 2i, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2, और प्लस जे माइनस माइनस 2j, ये हो जाएगा माइनस j। कोई पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। जो लोग जगे हुए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, चमत्कार उनके लिए होगा जो सो रहे हैं बैठे बैठे। 4 प्लस 1, ये हो जाएगा √5। तो इतना ही करना है और कुछ है नहीं। तो ऐड करने का मतलब सिंपल चीज है, कंपोनेंट वाइज ऐड कर देना है, कंपोनेंट कैंसिल लेने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आई वाज ऑन में, कोई डाउट? ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था ये एक्स वाई था, एक्स वाई था,
अब इसी को जो है की कंपोनेंट भी हो सकता है, की कंपोनेंट मतलब जेड कंपोनेंट भी हो सकता है। तो जेड कंपोनेंट में क्या होगा, सिमिलर लॉजिक से, सिमिलर एनालॉजी से, क्योंकि थोड़ा सा 3 डायमेंशन में विजुअलाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि जैसा 2 डायमेंशन में करते थे वही चीज उसी लॉजिक को एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जैसे मान लिया कि अभी ये वेक्टर है, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एंड वाई एंड जेड है, एक्स वाई एंड जेड है, और ये है वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ सी। तो वेक्टर ओ सी क्या है, वेक्टर ओ सी तक के लिए हमें ऐसे ऐसे मूव करना पड़ रहा है कि सी पॉइंट पे पहुंचना है। तो यहाँ पे ए के लॉन्ग ये हो जाएगा एक्स यूनिट, और फिर ये हो जाएगा वाई यूनिट, और फिर ये हो जाएगा जेड यूनिट। तो इस पॉइंट का, सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट नोन है तो हम ऑब्वियसली वेक्टर तो लिख ही सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, वेक्टर ओ सी, जो वेक्टर ओ सी हो जाएगा वो वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स आई के लॉन्ग जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी, जैसा हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो 3 कंपोनेंट्स हैं, तो ऐसे कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थर्ड कंपोनेंट का भी स्क्वायर कर लेंगे रूट के अंदर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ये जो सर हैं। सर हाँ बताओ। ये जो सर तीनों को सर स्क्वायरिंग करके सर ऐड कर रहे हैं सर, इसका वो सर प्रूफ नहीं है क्या? इसका प्रूफ उसी के ये, मैग्नीट्यूड को जो फाइंड कर रहे हैं। हाँ हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, ये देखो, ये ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओ सी जो है, ओ सी हमें ये लेंथ फाइंड करना है, क्यूब है। तो इसको 3 डायमेंशन में देखो ऐसे सोचेंगे कि पहले एक्स वाई प्लेन के बारे में सोचो। एक्स वाई प्लेन है ओ ए, और ये है ए बी, ओ ए एंड ए बी। तो ये एक्स वाई प्लेन वाला यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसी में ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो है ओ ए और ये है ए बी। तो ये यहाँ तक तो समझ जाओगे कि ये जो है एक्स वाई प्लेन वाला जो वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब थोड़ा सा कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है कि ये, अब ऐसे देखो, ऊपर से कोई देख रहा है वाई के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग अगर दिख रहा है तो उसको जो है हमें क्या फाइंड करना है, ओसी। तो ओसी में अगर देखोगे तो ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मैं ट्रायंगल डाल रहा हूं, ये ट्रायंगल ओ बी, और ये है सी। ये जो लाइन है ये हमारे पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये ओबी किस प्लेन में है, हमारे पेपर के प्लेन में है, और पेपर के प्लेन में है तो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको फाइंड किया हुआ है। और सी बी क्या है, ये है जेड, ये है जेड। तो ये पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो ये भी क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो जो ओ सी का हो जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब वेक्टर का जनरल क्या है, जो आई जे में हम लिखते थे, 2 प्लेन के लिए लिखते थे, तो उसमें ये मान सकते हो कि जेड कंपोनेंट 0 होता है, के कंपोनेंट नहीं था, तो वहां पे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। यहाँ पे के कंपोनेंट भी है तो जेड स्क्वायर का भी आ जा रहा है एक एक्स्ट्रा टर्म। तो इन जनरल किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई वेक्टर गिवन है, कि कोई भी वेक्टर, जैसे तुम्हें जो बेसिक मैथ का मॉड्यूल भेजा होगा, जिसको शायद ही किसी ने देखा होगा, उसके एक्सरसाइज में जाओगे तो तुम्हें ये मैग्नीट्यूड वैग्नीट्यूड फाइंड करने के छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे।
तो यहाँ से अगर हम वेक्टर ये लिख लेते हैं कि सम वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, कुछ नहीं है, ये तीन डायरेक्शंस हैं। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन का स्क्वायर, वन स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस वन, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा उसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए होंगे जिसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वो एग्जाम्पल्स जो है वहाँ पे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उसको प्रैक्टिस कर लोगे। अलग अलग वेक्टर हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। अब इसमें ऐड भी करना है, तब ऐड करना है दो वेक्टर ऐड करना है। जैसे मान लो कि ये x1 आई कैप है प्लस y1 है जे कैप प्लस z1 है के कैप, और वेक्टर b है, वेक्टर b इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। जो वेक्टर सी होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको ऐड करेंगे तो आई कंपोनेंट एक साथ, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप प्लस z1 प्लस z2 के कैप, ये हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है। आई बात समझ में? तो किसी ने जो है क्वेश्चन पूछा था, किसी को भी डाउट, किसी को भी कोई डाउट, जल्दी बताओ। नहीं डाउट है तो इमीडिएटली आंसर दे दोगे। दो फोर्स हैं 3i प्लस 2j माइनस 8k, और सेकेंड फोर्स है i माइनस j प्लस 2k। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल? What is the magnitude of net force acting on particle? जल्दी बताओ अभी जल्दी। What is net force acting on the particle? Magnitude of net force. सर √53। Root root रूट 50। 53। अच्छा, और कोई आंसर भी? √53 है। और कोई आंसर? सर √53। √53, ठीक है। ऐड यस कर दो, सर। ऐड कर दोगे कंपोनेंट वाइज, हमें ऐड करना है। आई कंपोनेंट एक साथ, जे कंपोनेंट एक साथ, के कंपोनेंट एक साथ, 3 + 1 ये हो जाएगा 4i कैप प्लस दिस इज जे कैप माइनस 6k कैप, ये कंपोनेंट हो गए। नेट फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स स्क्वायर रूट ऑफ इसका 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 36, तो ये 53। तो ये जो हो जाएगा हम ऐसे बोलेंगे √53 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एक्स के लॉन्ग कितना फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? एक्स के लॉन्ग 4 न्यूटन का फोर्स है। वाई के लॉन्ग कितना फोर्स है? वाई के लॉन्ग 1 न्यूटन का फोर्स है। और जेड के लॉन्ग कितना फोर्स है? जेड के लॉन्ग है -6 न्यूटन। -6 न्यूटन का मतलब ऑब्जेक्ट के पास एक नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स है। यही है कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऐड करना, वेक्टर को ऐड करना कंपोनेंट वाइज मेथड। किसी को कोई कंफ्यूजन? इसी नोट्स को रिवाइज करना है
इसी नोट्स को रिवाइज करना है, रिकॉर्डिंग इसको है, अपना ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है, उसी को सुनना है। क्वेश्चंस तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, आई जे के कंपोनेंट कुछ भी, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, सोच सकते हो, या एक्सरसाइज में बेसिक मैथ वाला मॉड्यूल जो सेंड किया है उसमें है। अब मोर देन 2 वेक्टर्स का जो एक सिंपल है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये मोर देन 2 के लिए क्या है, ज्योमेट्रिकल है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इफ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और ऑर्डर सेम है इनका। देन रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड। रिजल्टेंट जो है वो क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट होगा टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। मल्टीपल वेक्टर्स हैं, उनको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है सेम ऑर्डर मतलब हेड टेल का कॉम्बिनेशन ये है, ऐसे ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज जो है एक होमवर्क और रहेगा HCV में चैप्टर 2 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फिजिक्स एंड मैथ है चैप्टर, उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अच्छे से समझते हुए आंसर फाइंड करोगे। आंसर देख के सोल्यूशन नहीं करना है, खुद से सॉल्व करना। आंसर नहीं मैच कर रहा तो फिर से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई भी डाउट होगा कल पूछोगे, कल उसको डिस्कस कर देंगे। हाँ, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड। मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इनको हमने सेम ऑर्डर में ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ई, जो वेक्टर ई है वो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई। E is equal to A plus B plus C plus D. So E is what? E is the resultant of these 4 vectors, or E is the resultant, ये है resultant, और E is the component of, या E is the resultant of these 2 vectors. E is the resultant of these 2 vectors, or these 4 are components of वेक्टर ई। तो कुछ नहीं करना है, ज्योमेट्रिकल वाइज इसका हम यूज इतने वेक्टर कहाँ से स्केल से रिप्रेजेंट करते फिरेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है। बट तुम्हें जानना है कि पॉलीगन लॉ टाइप की भी कुछ चीज होती है जिससे हम ज्योमेट्रिकली ऐड कर सकते हैं, कि बहुत सारे वेक्टर हैं उनको ऐड करना है, तो हम ऐसे एरो ड्रॉ कर देंगे और जो लास्ट में होगा एंड क्लोजिंग साइड बना देंगे। तो ये पॉलीगन का ये साइड जो है। अब फिर से अगर मल्टीपल वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट 0 आना है, तो जैसे ट्राइंगल में बताया था कि ट्राइंगल में जो है बहुत सारे वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, और अगर 3 वेक्टर्स ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो वैसे ही अगर पॉलीगन भी है और बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो पॉलीगन भी क्लोज कर लेते हैं ऑटोमेटिक, कि हम ऐसे अरेंज करते जाते हैं, हम इसको अरेंज कर रहे हैं, अरेंज करते करते ऐसी बात हो गई कि ये जो है क्लोज कर गए, मतलब फाइनल हेड और इनिशियल टेल मैच कर गए। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मान लिया ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, वेक्टर ई है। तो ऐसे केस में इसका रिजल्टेंट हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर सम 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो कि कोई पर्सन वॉक कर रहा है, पहले थोड़ा सा कोई पार्क में है, यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, फाइनली वो पर्सन वहीं आ गया। तो ये जो क्या है, ये है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, ये हैं इसके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, और इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0। आई वाज समझ में पॉलीगन लॉ। अब मैथमेटिकल मेथड भी है इसका। मैथमेटिकल मेथड क्या है, टोटल हम सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के मतलब क्या है, सारे आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट सबको ऐड कर देना है, कुछ नहीं है। अभी तो हम समझ चुके हैं कि ये जो है ए कंपोनेंट, के कंपोनेंट, ये सारा कुछ ऐड करना है।
तो ये हमारा वेक्टर एडिशन जो है ये कंप्लीट हो गया। वेक्टर्स को ऐड करना हमें पता चल गया। दो वेक्टर के लिए क्या ऐड करना है, दो वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, फिर उसके बाद आई जे में रिप्रेजेंट किया, और फिर दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो हम आई जे में ही रिप्रेजेंट करके ऐड कर देंगे टेंशन फ्री। ठीक है, कोई भी डाउट इसमें, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम? सर पॉलीगॉन लॉ हाँ। वो थोड़ा बता दीजिए। क्या? पॉलीगॉन लॉ और वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ मतलब मोर देन ज्योमेट्रिकल मेथड है। बहुत सारे वेक्टर्स अगर हैं, इफ मोर देन टू वेक्टर्स, या इफ द मल्टीपल वेक्टर्स हैं, इफ ऑल द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, ऐसे ऐसे बहुत सारे वेक्टर हैं, हमने इसको कर दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे वेक्टर हैं, बहुत सारे वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा कि इनको पॉलीगन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द क्लोजिंग साइड पॉलीगन हम क्लोज कर देंगे। ये तो ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट है वेक्टर ए है, बी है, ये जो है सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ये कुछ एफ है, ये जी है, ये कुछ एच है। तो जो वेक्टर एच है, दिस वेक्टर एच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनको ऐड कर रहे हैं हम लोग। और कुछ? सर ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दो वेक्टर्स को? ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ज्योमेट्रिकली जैसे a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड b इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे हाँ कैप। हाँ, अच्छा, ये जो है जैसे मान लो ऐसे लिख लिया, a इज इक्वल टू, ये वेक्टर है, a इज इक्वल टू 2i माइनस जे। ये है पहला स्टेप, क्या है, ये है कंपोनेंट फॉर्म। ये कंपोनेंट फॉर्म है। कौन कौन से x कंपोनेंट क्या है, a का x कंपोनेंट है 2, a का y कंपोनेंट क्या है, जो j के साथ है वही y कंपोनेंट है -1। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हमारा xy एक्सिस है, xy में ये है +2, तो ये 2 यूनिट्स, और ये है -1, ये है -1 यूनिट। माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर, ये 2, और यहाँ पे -1 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्शन डिनोट कर दिया ना, तो इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लेंथ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये हो जाएगा √5। यही है हमारा वेक्टर ए। अब वेक्टर ए में ये एंगल भी फाइंड करते हैं, तो जो एंगल आता है वो करता है tan थीटा से, tan थीटा इज इक्वल टू y/a, तो ये 1/2। तो यहाँ से कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर इसको ऐसे लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ। तो ये हो गया वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में? यस सर। अब ये था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर का एडिशन। तो एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे इसी में। एंगल इज गिवन, जो भी है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन 3 फोर्सेस हैं, उनको ऐड करना है, केवल एग्जांपल दिया है वही चीज़ है, तो इसको एक बार अपने खुद से भी सॉल्व कर लोगे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर जो भी दे देगा, तो मेरे हिसाब से उसको कंपोनेंट समझ में आ गया है। ऐसा दिया हुआ है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर is possible in a plane. How many components is possible of a vector in plane? मतलब 2 डायमेंशन, मतलब xy में अगर जैसे मान लिया कि इस प्लेन में, कॉपी के प्लेन में कोई एक वेक्टर है, ये हमारा पेपर के प्लेन में है, इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं? आंसर जो है ए, सर 2, 3 और 4 तो कुछ भी ले लेते हैं, इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्यों?
सर 2 हम्म, सर 2 to infinite 2 to infinite एक ही है तो भाई, सिंगल करेक्ट है आंसर। सर इनफाइनाइट। अच्छा ठीक है, इससे पहले जिसके दिमाग में भी 2 आ रहा होगा, कोई सोच रहा होगा कि वेक्टर के तो हम 2 कंपोनेंट्स लेते थे, तो जिसके दिमाग में भी ये 2 को आ रहा है ना, 2 कौन से कंपोनेंट थे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 पॉसिबल हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हैं वो 2 ही पॉसिबल हैं, बट सिर्फ कंपोनेंट इनफाइनाइट कंपोनेंट पॉसिबल है। तो अरे ये क्या, अभी तो 2 ही कंपोनेंट फाइंड कर रहे थे, एक्स कंपोनेंट। जैसे ये देखो, ये अभी क्या बताया, ये प्लेन में कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर जो है 2 कंपोनेंट के फॉर्म में, ये ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं, ये एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, तो ये क्या है, ये एक एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है। अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पॉलीगन लॉ देखा ऐसे, ये एक वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर ए बी सी डी ई, ये है एफ, तो यहाँ पे जो वेक्टर एफ है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कितने कंपोनेंट्स हैं इसके? 5 कंपोनेंट। क्या ये कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, बट क्या ये कंपोनेंट्स हैं? हाँ, ये तो कंपोनेंट्स ही है ना, इन्हीं सबसे तो मिलके ये बना हुआ है, इन्हीं का ये रिजल्टेंट है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, बट दीज आर नॉट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमें ये चीज क्लियरली दिमाग में रखना है, कंपोनेंट या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट अगर कोई पूछेगा तो कंपोनेंट इज इनफाइनाइट, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ओनली 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिमिलर लॉजिक से अगर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब सर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके सर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स इसके इनफाइनाइट कंपोनेंट है। सिमिलरली 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन अगर लेंगे, 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड तीनों होंगे, तो अगर 3D देंगे 3 डायमेंशन में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने पॉसिबल हैं? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो 3 पॉसिबल हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। बट ओनली अगर कंपोनेंट्स की कोई बात करेगा तो ओनली कंपोनेंट्स कितने पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट पॉसिबल है। तो ये था हमारा कंपोनेंट रिजोल्यूशन, एक्स व्हाट इज एक्स कंपोनेंट, व्हाट इज वाई कंपोनेंट। तो HCV के 5 क्वेश्चन हैं, और एक्सरसाइज जो बेसिक मैथ का PDF सेंड किया हुआ है, उसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करोगे, नोट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और अगर ये सब अपने हैंड राइटिंग में एक किसी कॉपी में लिख रहे हो तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम तुम्ही को देना है, सेलेक्ट तुम्ही को होना है। जितना लिखोगे, पेन पेपर अभी यूज करोगे, एग्जाम में उतना कम यूज करना पड़ेगा। अभी पेन पेपर नहीं यूज करोगे, फिर एग्जाम में पैनिक हो जाओगे कि क्वेश्चन तो समझ में आ रहा था सर, लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन टाइम में हुआ नहीं। इसीलिए अभी जो है प्रैक्टिस मैटर करता है, पेन पेपर यूज करो, लिखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थक जा रहे हो तो शॉर्टकट में लिखो, अदरवाइज